1971 के युद्ध का नायक जिसने बदल दिया था जंग का रुख, गोली लगने के बावजूद ऑपरेशन को दिया था अंजाम। 1971 भारत पाकिस्तान के जंग के एक और एपिसोड में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी बहुत से साथी ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास सभी वीडियो पहुंच सकें। 1971 के युद्ध का नायक जिसने बदल दिया था जंग का रुख, गोली लगने के बावजूद ऑपरेशन को दिया था अंजाम। राजस्थान के चुरू जिले के रहने वाले जनरल सगत सिंह बीकानेर की तत्कालीन रियासत में एक सिपाही के रूप में सेना में शामिल हुए थे और जनरल के पद तक पहुंचे थे। जनरल सगत सिंह ने अपनी जिंदगी में 6 युद्ध लड़े थे। 51 साल पहले 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना के सामने हार मानते हुए ढाका में बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया था। ढाका में हुए समझौते से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। हालांकि नवोदित राष्ट्र का उदय भारी कीमत चुकाने के बाद हुआ था। पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान कहलाने वाले बांग्लादेश में तब भारी पैमाने पर नरसंहार और कत्ले-आम मचाया था। कहा जाता है कि 9 महीने के अंदर पाकिस्तान ने वहां करीब 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। नए राष्ट्र के उदय से पहले दिसंबर 1971 के कड़ाके की ठंडे में बहादुर भारतीय सैनिकों ने 14 दिनों के मल्टी फ्रंट मिलिट्री एंगेजमेंट में 93,000 पाकिस्तानियों को युद्धबंदी बना लिया था। इस युद्ध में जनरल सगत सिंह एक गुमनाम नायक थे जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1971 के भारत पाक युद्ध के अधिकांश विश्लेषक इस बात से सहमत हैं कि जनरल सगत सिंह के नेतृत्व में ही भारतीय सेना ने 3 किलोमीटर चौड़ी मेघना नदी को पार किया था, जो इस युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था। जनरल सगत तेजपुर, असम स्थित 4 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग अफसर थे और ये वही शख्स थे जिन्होंने मशीन गन की गोली लगने से घायल होने के बावजूद उसी मेघना नदी ऊपर रात के समय हेलीबोन संचालन का सफलतापूर्वक संचालन किया था। दरअसल पाकिस्तानी सैनिकों ने आशुगंज में मेघना नदी पर बने एकमात्र पुल को ध्वस्त कर दिया था ताकि भारतीय फौज पूर्वी हिस्से में न पहुंच सके और उसकी एक तरफा जीत हो सके, लेकिन जनरल सगत सिंह ने पाकिस्तानी सूरमाओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। पाकिस्तानी रक्षक आश्वस्त थे कि भारतीय सेना उस दिशा में आगे नहीं बढ़ सकेगी, लेकिन 10 दिसंबर 1971 की सुबह जब भारतीय सैनिक नारायणगंज छावनी में दिखाई दिए तो पाकिस्तानी फौज के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी और इसके 6 दिन बाद ही युद्ध में हार मानकर 16 दिसंबर 1971 को शाम 4:32 बजे ढाका रेसकोर्स में ऐतिहासिक आत्मसमर्पण समझौते पर दस्तखत कर दिए थे। 9 दिसंबर 1971 की रात विंग कमांडर चंदन सिंह के नेतृत्व में मी-4 हेलीकॉप्टर यूनिट ने एक साहसी ऑपरेशन में 311 ब्रिगेड को हेली लिफ्ट किया था। इसे जनरल सगत सिंह के निर्देश पर अंजाम दिया गया था। ये वास्तव में एक शानदार सामरिक कदम था, लेकिन ये 6/7 दिसंबर को भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से ही संभव हो पाया था, जब भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों और बमवर्षकों ने हवाई क्षेत्रों पर बमबारी की और पूर्व में पाकिस्तानी वायुसेना को लगभग जमींदोज कर दिया था। इस ऑपरेशन के बाद पूर्वी क्षेत्र में हवाई सैन्य संतुलन भारी रूप से भारत के पक्ष में झुक चुका था। तब भारत के हंटर्स, मिग-21, सुखोई 7 और कैनबरा बॉम्बर्स से युक्त AF के 161 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट के मुकाबले पाकिस्तानी एफओस के पास केवल 16 सेबर F-86 जेट विमान ही थे। 6-7 दिसंबर की कार्रवाई के बाद 8 दिसंबर से पूर्वी पाकिस्तान के आसमान में केवल भारतीय लड़ाकू विमान ही उड़ान भर रहे थे। वैसे ये भी सच है कि युद्ध के अंत तक 8-10 पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर उड़ते रहे, लेकिन युद्ध के मैदान के ऊपर का आसमान पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में था और यह सब जनरल सगत सिंह की रणनीति से संभव हो पाया था। राजस्थान के चुरू जिले के रहने वाले सगत सिंह बीकानेर की तत्कालीन रियासत में एक सिपाही के रूप में सेना में शामिल हुए थे और जनरल के पद तक पहुंचे थे। जनरल सगत सिंह ने अपनी जिंदगी में 6 युद्ध लड़े थे। दिसंबर 1961 में उन्होंने ऑपरेशन गोवा में भी भूमिका निभाई थी। उन्होंने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया था। 1965 के युद्ध में उन्होंने नाथुला दर्रे को चीन से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सेना का वह अफसर जिसने बिना प्रधानमंत्री की परमिशन के 1967 में चीनी सैनिकों पर बरसा दिए थे तोप के गोले। लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच सोमवार को हुए खूनी संघर्ष ने 1967 में नाथुला में हुई जंग की याद ताज़ा कर दी। उस दौरान सिक्किम के पास नाथुला में तैनात जनरल सगत सिंह राठौर ने सीमा पर पैदा हुए हालात के मुताबिक फैसला लेकर चीनी सेना को जोरदार सबक सिखाया था। दिल्ली से आदेश मिलने का इंतजार करने के बजाय जनरल ने अपनी तोपों का मुंह खुलवा दिया। 3 दिन चली जबरदस्त लड़ाई में चीन के 300 से ज़्यादा सैनिक हताहत हुए। इस लड़ाई के बाद भारतीय सेना में चीन के 1962 के युद्ध का खौफ पूरी तरह से निकल गया था। मेजर जनरल वीके सिंह ने अपनी किताब लीडरशिप इन द इंडियन आर्मी में उस लड़ाई का विस्तार से जिक्र किया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि चीन ने भारत को एक तरह से अल्टीमेटम दिया था कि वो सिक्किम की सीमा पर नाथुला और जेलेपला की सीमा चौकियों को खाली कर दे। तब सेना के कोर मुख्यालय के प्रमुख जनरल बेवूर ने जनरल सगत सिंह को आदेश दिया था कि आप इन चौकियों को खाली कर दीजिए, लेकिन जनरल सगत इसके लिए तैयार नहीं हुए। नाथुला ऊंचाई पर है और वहां से चीनी क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है
उस पर नज़र रखी जा सकती है। जनरल सगत ने नाथुला खाली करने से इनकार कर दिया था, लेकिन दूसरी तरफ 27 माउंटेन डिवीजन, जिसके अधिकार में जेलेपला आता था, वो चौकी खाली कर दी। चीन के सैनिकों ने फौरन आगे बढ़कर उस पर कब्जा भी कर लिया। ये चौकी आज तक चीन के नियंत्रण में है। उस दौरान नाथुला में तैनात मेजर जनरल शेरू थपलियाल ने इंडियन डिफेंस रिव्यू के 22 सितंबर 2014 के अंक में लिखा है कि नाथुला में दोनों सेनाओं का दिन कथित सीमा पर गश्त के साथ शुरू होता था। इस दौरान दोनों देशों के फौजियों के बीच कुछ न कुछ तकरार हो जाती थी। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे से मात्र 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहते थे। वहां पर एक नेहरू स्टोन हुआ करता था। ये वही जगह थी जहां से होकर जवाहरलाल नेहरू 1958 में भूटान में दाखिल हुए थे। तार की बाड़ लगाने का फैसला। थोड़े दिनों बाद भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हो रही कहासुनी धक्का मुक्की में बदल गई। इलाके में तनाव कम करने के लिए भारतीय अधिकारियों ने तय किया कि वे नाथुला से सैबुला तक भारत चीन सीमा पर तार की एक बाड़ लगाएंगे। 11 सितंबर 1967 की सुबह जवानों ने बाड़ लगानी शुरू कर दी। जैसे ही काम शुरू हुआ, चीन ने इसका विरोध किया और कहा कि वो तार बिछाना बंद कर दें। लेकिन भारतीय सैनिकों को आदेश थे कि चीन के ऐसे किसी अनुरोध को स्वीकार न किया जाए। पिछले साल जुलाई में जोधपुर के सैन्य क्षेत्र में जनरल सगत सिंह की प्रतिमा का अनावरण हुआ था। इस कार्यक्रम में उनकी जीवनी के लेखक पूर्व मेजर जनरल रणधीर सिंह भी पहुंचे थे। उन्होंने बताया था कि लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह को जनरल सगत सिंह ने आगाह किया था कि वो बंकर में ही रहकर तार लगवाने पर निगरानी रखें, लेकिन वो खुले में ही खड़े होकर सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे। अचानक एक सीटी बजी और चीनियों ने भारतीय सैनिकों पर ऑटोमेटिक फायर शुरू कर दिया। राय सिंह को 3 गोलियां लगीं। मिनटों में ही जितने भी भारतीय सैनिक खुले में खड़े थे या काम कर रहे थे, शहीद हो गए। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि भारतीयों को अपने घायलों तक को उठाने का मौका नहीं मिला। हताहतों की संख्या इसलिए भी अधिक थी क्योंकि भारत के सभी सैनिक बाहर थे और वहां आड़ लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब सगत सिंह ने देखा कि चीनी फायरिंग कर रहे हैं, उस समय तोप की फायरिंग का हुक्म देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था। यहां तक कि सेनाध्यक्ष को भी ये फैसला लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया और चीनी दबाव बढ़ने लगा तो जनरल सगत सिंह ने तोपों से फायर खुलवा दिया। इसके बाद लड़ाई शुरू हो गई जो 3 दिन तक चली। जनरल सगत सिंह ने नीचे से मध्यम दूरी की तोपें मंगवाईं और चीनी ठिकानों पर गोलाबारी शुरू कर दी। भारतीय सैनिक ऊंचाई पर थे और उन्हें चीनी ठिकाने साफ नजर आ रहे थे, इसलिए उनके गोले निशाने पर गिर रहे थे। जवाब में चीनी भी फायर कर रहे थे। उनकी फायरिंग अंधाधुंध थी क्योंकि वे नीचे से भारतीय सैनिकों को नहीं देख पा रहे थे। इससे चीन को बहुत नुकसान हुआ और उनके 300 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। 4 दिन बाद ये लड़ाई खत्म हुई। जनरल वीके सिंह ने भी इस बारे में अपनी किताब में लिखा है कि 1962 की लड़ाई के बाद भारतीय सेना के जवानों में चीन की जो दहशत हो गई थी वो हमेशा के लिए जाती रही। भारत के जवानों को पता लग गया कि वो भी चीनियों को मार सकता है।